तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 तक के फार्मूले को देख चुके हैं, जो कि आपका मैथ का है। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 के सभी फार्मूले को, यानी चैप्टर नंबर 6 से लेकर और 10 तक के सभी फार्मूले को देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं, जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 6 से देखिएगा। देखिए, हम पिछली वीडियो में 5 तक के सभी फार्मूले को देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 है दोस्तों, त्रिभुज, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 है हमारा दोस्तों त्रिभुज। और ये हमारा लेसन 6 है, यानी अध्याय 6 है। तो चलिए इसके सभी फॉर्मूले को हम लोग बढ़िया ढंग से देखते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा पॉइंट है दोस्तों, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है। यानी जितनी भी सर्वांगसम आकृतियाँ होती है वो समरूप होती है। इस तरह का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के बुक में दिया हुआ है या आपसे पूछा जाता है। जब हम आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम आपको फॉर्मूला में बताए थे। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती है। यानी सभी सर्वांगसम आकृतियाँ आपका समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलिए सेकेंड नंबर पॉइंट देखते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट है हमारा, सभी वृत्त समरूप होते हैं। यानी जितने भी वृत्त हैं ये सब समरूप होते हैं, यानी समान रूप के होते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा, सभी वर्ग समरूप होते हैं। यानी सभी वृत्त भी समरूप होते हैं और सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। उसके बाद है, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज भी आपका समरूप होते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, भुजाओं की संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो इस तरह जब रहेगा तो दो बहुभुज भी समरूप ही होंगे। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, दो त्रिभुजों, हमारा अगला पॉइंट है, दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं। यानी दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, यदि फर्स्ट नंबर है हमारा, उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। तो कुछ इस प्रकार रहेगा तो आपके दो त्रिभुज समरूप होंगे। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों थेल्स। थेल्स से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। थेल्स ये आपका 640 ईसा पूर्व से 546 ईसा पूर्व तक रहे थे। और इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा है, तो दो समकोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव के बुक में यह क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि बताइए थेल्स ने इनमें से कौन सा प्रमेय दिया था। तो ये आपका हो जाएगा, दो समकोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। उसके बाद पूछा जाता है दोस्तों पाइथागोरस। तो पाइथागोरस आपका 569 ईस्वी से 479 ईसा पूर्व तक रहे थे। और इनके अनुसार दोस्तों ये बोले थे, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी एच स्क्वायर इजकल टू, यानी कर्ण का स्क्वायर आपका लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है, जो कि आप ये नियम किसने दिया था, पाइथागोरस ने। तो आप इनको भी याद रखिएगा, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों, पाठकों के लिए कुछ विशेष है। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे RHS समरूपता कसौटी कहते हैं। यानी RHS समरूपता कसौटी आपसे पूछा जाएगा तो आप इस परिभाषा को वहाँ पे मतलब जवाब दे सकते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। हम लोग चैप्टर नंबर 7 के सभी फार्मूले को देखते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसके सभी फार्मूलों को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है हमारा दोस्तों, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। यानी वाई अक्ष को आपसे पूछा जाएगा क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष को कोटि कहते हैं।
और एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। वाई अक्ष आपका ऊर्ध्वाधर होता है और एक्स अक्ष आपका क्षैतिज होता है। यानी जब खड़ा लाइन रहेगा तो ये आपका वाई अक्ष होगा और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर कहते हैं। और जब इस तरह गिरा हुआ लाइन रहेगा तो इसको एक्स अक्ष यानी कि हम लोग इसको भुज कहते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि भुज और कोटि किसे कहते हैं। आगे दोस्तों हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, यानी दो बिंदु, पहला बिंदु मान लीजिए हमारा ए है, दूसरा बी है। पहला बिंदु का निर्देशांक x1 y1 और दूसरा बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जैसे आपसे पूछा जाता है एक बिंदु की दूरी इतना है और दूसरे बिंदु की दूरी इतना है, तो इसका सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है। तो दूरी का सूत्र आपका होता है दोस्तों √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। या इसका एक और सूत्र होता है दोस्तों, आप इस सूत्र को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √ आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को इस तरह भी आप लिख सकते हैं या इस तरफ भी लिख सकते हैं, दोनों तरह आपका आंसर सेम ही आएगा। चलिए हम लोग दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हमारा मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र। कई बार आपसे एग्जाम में मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए सूत्र पूछा जाता है, निर्देशांक दे दिया जाता है और मूल बिंदु से उसकी दूरी पूछा जाता है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र होता है आपका √x² + y²। दोस्तों इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र होता है आपका √x² + y²। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी जब मध्य बिंदु निकालना है तो उसका निर्देशांक क्या होगा। यानी जैसे मान लीजिए हमारा एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है और इसके बीच का बिंदु मध्य बिंदु सी निकालना हो, तो इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे दोस्तों हम लोग x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग मध्य बिंदु निकालने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अंतः विभाजन सूत्र, जिसे हम लोग विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों x2m1 + x2m2 / m1 + m2 और कोमा फिर उसके बाद y2m1 + y1m2 बटा m1 + m2। तो ये आपका अंतः विभाजन का सूत्र होता है। नेक्स्ट है दोस्तों संरेख होने के लिए क्या शर्त होती है। तो कोई भी बिंदु संरेख होगा, इसका सूत्र होता है AC + BC आपका बराबर होना चाहिए AB का, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह रहेगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और जब ये इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा तो संरेख हो जाएगा। यानी इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा और बराबर में आपका 0 आ जाएगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा, तो ये आपका संरेख हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आगे इसके कुछ और फॉर्मूले को देखते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ये नोट में लिखा गया है दोस्तों। मूल बिंदु का निर्देशांक आपका 0,0 होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 × x y2 - y1 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। तो ये आपका त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। उसके बाद है दोस्तों त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक आपका निकालने का सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। यानी ये बीच में जो d होता है, इसको निकालने का सूत्र यही होता है हमारा। नेक्स्ट है वृत्त के केंद्र का नियामक, यानी वृत्त के केंद्र में जो O होता है, इसका नियामक क्या होता है। तो इसका नियामक x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग, यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग निकाल लेंगे हम लोग, तो यह हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे हमारा ये एक त्रिभुज हो गया, इसका क्षेत्रफल, और ये एक त्रिभुज हो गया, इसका क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में 2 से गुना कीजिएगा तो ये आपका समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद नोट में है दोस्तों x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, यानी x अक्ष पर आपका y निर्देशांक 0 होता है और ये आपका y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। तो आप इस
पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कोटि कहलाती है। यानी किसी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु की कोटि कहलाती है और किसी बिंदु को वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाती है। तो दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 7 के संपूर्ण फार्मूले को देख चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 8 के फार्मूले को देखते हैं, जो कि है हमारा त्रिकोणमिति। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे लगभग बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसका फार्मूला भी ध्यान से देखिएगा। फार्मूला भी लगभग 5-7 नंबर का पूछा जाता है। तो हम इसमें संपूर्ण फार्मूले को कवर किए हैं। तो हम चलिए दोस्तों हम लोग फार्मूले को देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले हैं आपका साइन थीटा इजकल टू पी बट्टा एच, कॉस थीटा इजकल टू बी बट्टा एच और टेन थीटा इजकल टू बी बाई पी। उसके बाद साइन का उल्टा आप लोग जानते हैं कॉसेक होता है, तो यहाँ पे पी बाई एच हो गया, तो इसका उल्टा एच बाई पी हो जाएगा। कॉस थीटा आपका बी बाई एच होता है, तो इसका उल्टा आपका एच बाई बी हो जाएगा सेक थीटा। उसके बाद टेन थीटा आपका पी बाई बी होता है, तो इसका उल्टा कॉट थीटा आपका बी बाई पी हो जाएगा। और दोस्तों पी को हम लोग लंब कहते हैं, बी को आधार और एच को कर्ण के नाम से जानते हैं। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र होता है। तो हम आपको पीछे भी बता चुके हैं कि पाइथागोरस का सूत्र होता है एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग एच इजकल टू, यानी इधर स्क्वायर था और ये इधर आया तो ये रूट हो गया, तो एच इजकल टू आपका रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और उसके बाद यदि पी निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और यदि हमको बी निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा सर्वसमीका का फॉर्मूला, यानी साइन ये आपका त्रिकोणमिति में सर्वसमीका का फॉर्मूला है। तो चलिए देखते हैं इसको। ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का योग हमेशा 1 होता है। उसके बाद है साइन स्क्वायर थीटा यदि आपको निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। और यदि दोस्तों साइन थीटा मान लीजिए कहीं पे आया है और उसको फार्मूला में बदलना है तो या रूट अंडर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं, और यदि कॉस थीटा आया है तो उसको रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं और आगे मैथ को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। और यदि सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला लगाएंगे, और यदि टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फार्मूला लगाएंगे। और दोस्तों यदि आपको सेक थीटा निकालना हो तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला लगाएंगे, और टेन थीटा निकालना हो तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फार्मूला लगाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। हमारा नेक्स्ट फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का योग 1 होता है। और यदि आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, और कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों हमारा कॉसेक थीटा यदि निकालना हो तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि कॉट थीटा निकालना हो तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग त्रिकोणमिति के अगले फार्मूले को देखते हैं। हमारा गुणनफल वाला फार्मूला है, यानी गुना वाला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और जब उल्टा से सीधा में गुना किया जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। और यदि आपको साइन थीटा निकालने के लिए बोलेगा तो साइन थीटा इजकल टू 1 बाई कॉसेक थीटा आप लिख सकते हैं, और यदि कॉसेक थीटा बोलेगा तो 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1 होता है, यानी कॉस थीटा में जब सेक थीटा से गुना किया जाएगा तो आपका 1 होता है, और कॉस थीटा इजकल टू 1 बाई सेक थीटा होता है, और सेक थीटा इजकल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है। यानी कॉस थीटा निकालना हो तो 1 बाई सेक थीटा लगाएंगे फार्मूला, और सेक थीटा निकालना हो तो 1 बाई कॉस थीटा फार्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1 होता है, यानी टेन थीटा से कॉट थीटा में गुना किया जाएगा तो हमारा मान 1 आएगा। और यदि हमको टेन थीटा निकालना है तो 1 बाई कॉट थीटा फार्मूला लगाएंगे, और यदि कॉट थीटा निकालना है तो 1 बाई टेन थीटा फार्मूला लगाएंगे। तो आप इस सभी फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनाते समय यह बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आएगा। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है दोस्तों कुछ टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है,
और कॉट थीटा इजकल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये सब होने वाला है। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में आपसे फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, इसलिए आप फार्मूला को ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों न्यूनकोण वाला फार्मूला है हमारा, साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है। और यदि टेन 90 माइनस थीटा पूछेगा तो कॉट थीटा हो जाएगा और कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा हो जाएगा। आगे है दोस्तों हमारा सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा, यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं त्रिकोणमिति का ये हमारा अगला फार्मूला है दोस्तों त्रिकोणमितीय माप, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार का है। त्रिकोणमितीय माप का फार्मूला आप सब देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी मानों को हम लोग देखने वाले हैं। तो साइन 0 का मान 0 होता है और 30 का मान 1/2, 45 1/√2 और 60 √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो इसी प्रकार आप चार्ट को देखकर सभी फार्मूलों को याद कर सकते हैं और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फार्मूला को स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा बढ़िया से। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा पाई का मान 180 डिग्री होता है। दोस्तों ये सब आपको पाई का मान कितना होता है ये सब आपको 12th क्लास में देखने को मिलता होगा, लेकिन इससे क्वेश्चन 10th क्लास में भी पूछा जा रहा है, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। तो पाई का मान आपका 180 डिग्री होता है और यदि आप पाई बटा 2 कीजिएगा यानी 180 बटा 2 कीजिएगा तो आपको 90 डिग्री ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे पाई बटा 2 बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आप सब ध्यान में रखिएगा कि पाई का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दोस्तों हम लोग चैप्टर 8 तक के सभी फार्मूले को देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर 9 के, वैसे तो आपका चैप्टर नंबर 9 में कुछ फार्मूला नहीं है, लेकिन हम 2 पॉइंट लिख लिए हैं जो कि आपका एक क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चैप्टर नंबर 9 है हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के लिए फर्स्ट हमारा फार्मूला है दोस्तों, नीचे से किसी व्यक्ति को ऊपर देखने पर बना कोण उन्नयन कोण होगा, जो कि आपका नीचे बनेगा। यानी आप जब त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग वाला जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बोलेगा कि नीचे से किसी व्यक्ति को ऊपर देखता है, तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कोण बनेगा। तो आप सब ध्यान में रखिएगा कि नीचे से किसी व्यक्ति को ऊपर देखा जाएगा तो उन्नयन कोण बनेगा, और यदि ऊपर से किसी व्यक्ति को नीचे देखा जाएगा तो अवनमन कोण बनेगा। और उन्नयन कोण जब बनेगा तो आपका नीचे बनेगा और अवनमन कोण आपका ऊपर बनेगा। तो इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के फार्मूले को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर का फार्मूला है ये आपका चैप्टर नंबर 10, जो कि आपका वृत्त है। तो इसके हम लोग सभी फार्मूलों को चलिए देखते हैं। तो इसके हम लोग नोट में कुछ पहले बातें देख लेते हैं दोस्तों, कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। यानी मान लीजिए वृत्त है हमारा, तो इसके किसी एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट, एक वृत्त में 2 समानांतर रेखाएं हो सकती है। और मान लीजिए यदि हमारा एक वृत्त है तो इसमें एक ऊपर से खींची जा सकती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा वृत्त की स्पर्श रेखा। तीसरा पॉइंट है हमारा वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। यानी कोई अलग बिंदु से यदि वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचाया जाएगा तो उन दोनों की लंबाई आपका समान होगी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। नेक्स्ट है हमारा, वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। यानी जो रेखा वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, जैसे मान लीजिए वृत्त है और एक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक बिंदु यहाँ हुआ, एक बिंदु यहाँ, तो जब 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो ये आपका छेदक रेखा हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यदि आपसे वृत्त का फॉर्मूला ये आपका वृत्त का ये परिभाषा पूछा जाएगा, तो वृत्त का परिभाषा है हमारा, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है।
या एक और ये आपका वृत्त का परिभाषा है, यानी दोनों ये वृत्त का ही परिभाषा है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों हम आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक के सभी फार्मूले को देख चुके हैं। और दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 11 से लेकर लास्ट तक के सभी फार्मूले को देखने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो था, और यदि आप पार्ट 3 के भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से वीडियो हम जब भी डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के लिए।